ये एक 12 साल की बच्ची है। लंबाई इसकी 4 फुट 11 इंच है, यानी 5 फुट में भी 1 इंच कम। और इसका वजन है 33 किलो। ये दोनों अभी मैं नब्बा के बताऊंगा। ये कल मेरे पास आए थे और अब इसकी चाल देखिए। चलो बेटे आओ इधर। हाँ, ये चाल इसकी लचकती हुई चाल है। ये उल्टे होके जाओ। इसका जो लेफ्ट वाला पैर है, लेफ्ट वाली जो टांग है, जिसको लेफ्ट लोअर लिम्ब कहते हैं, वो छोटी है। कौन कौन जब ये चलती है, चलो बेटे, चलती है तो इसका जो लेफ्ट पैर है वो ज़मीन से थोड़ा ऊंचा रह जाता है, राइट पैर टच कर जाता है, तो ये झटका लेती है। देखिए ये झटका लेती है। इसको जब हमने इसकी लंबाई चेक की तो मेजरिंग टेप ढंग से लगाई। कॉर्नर नीचे, कॉर्नर ढंग से पकड़िए, ऊपर जाने दीजिए थोड़ा। जब इसकी लंबाई नापी गई तो लंबाई इसकी 5 फुट के मुकाबले ये 1 इंच कम है। ये तो 5 फुट यानी 4 फुट 11 इंच लंबाई है इसकी। अब इसका हमने वजन तोला। इसका 33 किलो 300 ग्राम, 350 ग्राम इसका वजन है। तो ये इसका हमने अभी वजन तोला, तो ये अंडरवेट। इसका वजन होना चाहिए 5 फुट, मान लीजिए 5 फुट पे 50 किलो वजन होना चाहिए आइडियली, पर इसका वजन है 33 किलो, 33.5 किलो। तो इसका मतलब तो करीब 34 मान लेते हैं, तो करीब 16 किलो ये लड़की अंडरवेट है। तो इसको हमने एक डाइट चार्ट दिया है, वो डाइट चार्ट इसको लेना पड़ेगा। ये जो डाइट चार्ट है ये मैंने 40 साल पहले डिज़ाइन किया था, लंबाई व वजन बढ़ाने के लिए भोजन। इसमें जो हाई प्रोटीन डाइट और जो भी इसको संतुलित डाइट है वजन बढ़ाने के लिए, वो सब मेंशन है इसके अंदर। और इस डाइट से 25-30 हज़ार मरीजों की लंबाई और वजन बढ़ा है। अगर इसको ईमानदारी से फॉलो करेगी तो करीब 200 ग्राम पर डे इसका वजन बढ़ेगा, महीने में 6 किलो। तो 36-18 मतलब लगभग 3 महीने के अंदर इसका वजन 50 किलो हो जाएगा। इस लड़की का ये हिप का फ्रैक्चर हुआ था, मतलब यहाँ फ्रैक्चर हुआ था नेक का, और उसको फिट करने के लिए उन्होंने 2 स्क्रू डाले थे। अब ध्यान से देखेंगे, जिस डॉक्टर ने ऑपरेट किया है ये स्क्रू पूरे यहाँ तक नहीं थे, जो कि 5-7 mm तो हेड और फीमर का बाउंड्री वाला है, हेड का जो सर्कमफ्रेंस है उसी उन्होंने स्क्रू करीब 1 सेंटीमीटर छोटे स्क्रू डाले गए हैं, और वो भी बाद में स्क्रू बाहर निकल आए हैं। अब इन स्क्रू का बाहर निकलना शुरू हो गया है। निचला वाला स्क्रू देखिए बाहर निकल आया है, और जितना बाहर निकलेगा उतना ही नेक कोलैप्स होती चली जाएगी। ये देखिए इसके अंदर ये स्क्रू बाहर आ गया है, पूरा ये बाहर आ गया है, और नेक उसकी पूरी कोलैप्स कर गई है। ये हेड है, ये हेड पूरा का पूरा फीमर के ऊपर आ गया है। ये जो हेड है ये, और ये नेक यहाँ ख़त्म हो गई है, और ये स्क्रू पूरा बाहर निकल आया, करीब 2 सेंटीमीटर है स्क्रू बाहर निकल आया। इसका मतलब ये है कि नेक 2 सेंटीमीटर नेक ख़त्म हो गई है। ये स्क्रू निकलने के बाद का एक्सरे है। देखिए ये स्क्रू की इसके थ्रू स्क्रू डले थे। अब ये नेक पूरी ख़त्म हो गई है, ये जहाँ से शेफ्ट ख़त्म होती है और यहीं पे हेड आ गया है, नेक ख़त्म है। करीब 2 सेंटीमीटर की नेक इसकी कोलैप्स कर गई है। इसका मतलब इस फीमर की लंबाई 2 सेंटीमीटर कम हो गई है। अब हम इसको चेक करते हैं तो आप पाएंगे कि इधर की तो नेक, जो राइट साइड की नेक है, ये तो पूरी है, ये नेक दिखाई दे रही है, ये 2 सेंटीमीटर की नेक है, और लेफ़्ट साइड की नेक एकदम ख़त्म हो गई है। तो ये स्क्रू के निशान है। इसका मतलब ये टांग 2 सेंटीमीटर छोटी हो गई है। जब लड़की चल रही थी तो वो हमको दिख रहा था। अब हम इसको बच्चे की टांग नाप के देखें। अब हम इसकी लंबाई नाप रहे हैं। यहाँ पर एक हड्डी होती है जिसको एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन कहते हैं, ASIS। ये हड्डी और ये हड्डी, ये दोनों एक ही लाइन में आती हैं, ठीक है ना, ये दोनों आती हैं। तो यहाँ पे हम लगाते हैं नीचे से, और नीचे पैर के तल्ले तक नापिए। ये कितनी लंबाई है? 81 सेंटीमीटर।
ये 81 सेंटीमीटर है। अब दूसरी टांग की लंबाई नापिए। 91 है हाँ 91 हाँ 91 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, अब इधर नापिए। बस तो हम इधर नापते हैं तो ये बैठती है 89। तो करीब ये 89, ठीक है। तो करीब करीब ये 2 सेंटीमीटर शॉर्ट है। अब इसके लिए अब हम टांग, बिल्कुल टांगों की लंबाई बराबर है, वो कैसे पता करते हैं कि बेटे उल्टी हो जाओ ज़रा, पेट के बल लेट जाओ। और पेट पर लेट के हम टांगों को दोनों को मुड़वाते हैं। दोनों घुटने मोड़। हाँ, घुटने मोड़ेंगे तो हम देखेंगे कि दोनों बच्ची के पैर बराबर है, एक लेवल पर है पैर बिल्कुल एक लेवल पर है। लेकिन जब हम यहाँ से नापेंगे, यहाँ जब नापेंगे, इधर से जब हम नाप रहे हैं तो ध्यान से देखिए कि ये फीमर छोटी है, ये जो चीज़ है ये छोटी है, ये दोनों एक लेवल पर नहीं आ रही हैं। ये 2 सेंटीमीटर छोटी है। ये यहाँ से नापिए, ज़रा सीधा करिए उसको स्कूल को। ये 2 सेंटीमीटर जांग की हड्डी छोटी, फीमर छोटी है। टिबिया की लंबाई, लेग की लंबाई बराबर है और जांग की लंबाई छोटी है। तो हम फौरी तौर पर हम क्या करेंगे, इसकी जो जूते चप्पल हैं उसके अंदर हम कुछ इंतज़ाम करेंगे। अब इसकी जो चप्पल है, ये तो राइट साइड की चप्पल है, जो नॉर्मल चप्पल है इसकी, जो ये पहन के आई थी बिटिया। और ये हमने लेफ्ट साइड की चप्पल है। हमने 2 सेंटीमीटर की यानी 10-10 mm की, 10-10 mm की हमने पूरी 2 सेंटीमीटर, हमने 2 सेंटीमीटर मोटी इसकी ये सोल लगवा दिया। ये 10 mm का एक होता है 1 सेंटीमीटर का, तो 2 परत हमने इसके जूते पर चिपकवा दी है। तो अब इसका ये जूता हम यहाँ से फ़ोटो लेंगे तो ध्यान से देखिए, ये जूता और ये जूता दोनों की सोल के अंदर डिफरेंस है। तो इसका जो एड़ी यहाँ तक आ रही थी वो हमने इससे कवर कर दी है, ठीक है। तो अब ये कंपनसेशन ऑफ द शू सोल हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी है। जो इसके साथ किसी डॉक्टर ने ना टांग की लंबाई नापी, ना कुछ किया, लड़की लंगड़ी होकर चल रही थी। ऐसा करने से इसके घुटनों पर अनइवन प्रेशर पड़ेगा और घुटनों की अर्थराइटिस 20 साल तक हो जाएगी। तो जो काम घुटनों की डैमेज 60-70 साल में होना चाहिए वो 20 साल में इसके दोनों घुटनों में हो जाता। और अपोजिट कूल्हे पे भी जोर पड़ता, फिर कमर पे भी जोर पड़ता, कमर झुक करके इसको चलना पड़ रहा था। तो इसकी कमर, दोनों कूल्हे और दोनों घुटने सब खराब हो जाते। तो इसके लिए कंपनसेशन करने के लिए ये हमने ये 10-10 mm की 2 सोल लगवाए इसके। अब ये बच्ची चलो बेटे आगे जाओ दूर तक। अब ये बच्ची हाथ चलाते, जैसे बताया हाथ चलाते हुए, हाँ अब ये बच्ची चल रही है। तो वो झटका जो लग रहा था उसकी चाल में, वो झटका ख़त्म हो गया। जो छोटी पे टांग का जो झटका था वो झटका इसके अंदर ख़त्म हो गया है। लेकिन इसका हिप जॉइंट का मूवमेंट नहीं है, वो भी मैं दिखाऊंगा। वो उसको और रिलैक्स करेंगे तब काम चलेगा। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने इसकी पटेला बोन के ऊपर निशान लगाया है। ये पटेला बोन, बेटा ढीली करो, ढीली, इसको छोड़ो। ये पटेला बोन है जो हिल रही है, ये गोल हड्डी है, ये पटेला बोन है। मैंने पटेला के सेंटर में निशान लगा दिया, कल लगाया था, अभी दिखा रहा हूँ मैं। कल ये सेंटर ऑफ द पटेला ये था और ये सेंटर ऑफ द पटेला। तो इनको पास पास लाते हैं तो ध्यान से देखिए, ये लाइन थोड़ी ऊपर है, ये निशान और ये निशान, दोनों निशान में ये लाइन थोड़ी ऊपर है, 2 सेंटीमीटर डिफरेंस है। और इधर भी पैर में डिफरेंस है, तो ये भी पैर, तो यहाँ मैंने 2 सेंटीमीटर का यानी ऐसे करके मैंने इसकी चप्पल से बराबर कर दिया, 2 सेंटीमीटर मोटी सोल लगा दिया। अब हम इसका मूवमेंट देखेंगे। राइट साइड वाली की इसका मूवमेंट पूरा नॉर्मल है। इसको मोड़ के अपने चिन से लगाओ, देखिए ये पूरा, हाँ अपने आप करो बेटा, अपने आप करो, मोड़ छोड़ दो, फिर बैंड सीधा करो, फिर मोड़ो, फिर सीधा करो। ये पूरा मूवमेंट है। यानी ऐसा करने पे ये वाली लेफ्ट वाली टांग, थाई बिल्कुल उठ नहीं रही है। और साइड में करो, साइड में करो, पूरा साइड में ले जाओ, फिर इधर लाओ, पूरा इधर लाओ, हाँ पूरा इधर लाओ, फिर साइड में उधर ले जाओ। तो आपकी पेल्विस का मूवमेंट नहीं हो रहा है, यानी इस एरिया का, इस हड्डी का मूवमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ जॉइंट का मूवमेंट हो रहा है। अब सीधा कर दो इसको, अब इसको मोड़ो, पूरा ऊपर तक ले जाओ और टच करो और उठाओ। अभी तो आज हमने इसकी फिजियोथेरेपी अच्छी खासी की है, तो काफ़ी। कल जैसे हम इसको यूँ करते थे, इसको लगाते थे तो ये तो हाथ हटाओ, इसको लगाते ही ये पैर उठ जाता था। इसको थॉमस टेस्ट कहते हैं। जैसे ही हम इसको यहाँ दबाएंगे ये उठ जाता है। तो इसका मतलब ये जॉइंट स्टिफ है, ठीक है। अच्छा हाँ, अब इसको हम दबाएंगे तो इधर वाला नहीं उठेगा। तो
तो इसका मतलब वो जॉइंट पूरा फ्लेक्सिबल है। तो ये जॉइंट के अंदर ये डिफॉर्मिटी है इसके अंदर। अब इसको मोड़िए इसको, हाँ ये ऐसे पूरा ज़मीन पे लगा लेती है, लेकिन इसको ऐसे करके करेंगे तो ये पूरा ज़मीन पे, इसको इधर से शूट करता हूँ मैं। हाँ पहले इसको कराई राइट वाले को, हाँ हाँ अभी पूरा ज़मीन पे लगा लेगी, लगाओ बेटे, ठीक है। अब सीधा करो, अब इसको मोड़ो, अब इसको इधर लगा पूरा। अब ये पूरा नहीं लगा पा रही है, ये क्यों नहीं लगा पा रही है? क्योंकि इसको पेन हो रहा है और इस जगह पर, यहाँ पर पूरी मांसपेशियाँ इसकी टाइट हैं। और जैसे अब इसको दबाओ नीचे, अब इसको जैसे पहले इसको दबाओ, जैसे हमने पहले से पूरा दबाया तो ये करीब करीब 45 डिग्री है, ये एक्सटर्नल रोटेशन नहीं हो पा रहा है, एबडक्शन हो पा रहा है, ठीक। तो इसका नी जॉइंट, तो हिप जॉइंट है वो, उसके आसपास में सूजन है, इन्फ्लेमेशन है और फ्लूइड भरा हुआ है। अब इसकी जांच करने के लिए हमें शक हुआ कि कहीं ये एवीएन तो नहीं है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस। जब यहाँ चोट लगती है नेक ऑफ फीमर के अंदर तो नेक, लाइए मेरे को हड्डी, ये हड्डी इस लड़की की, ये हड्डी यहाँ से टूटी है, यहाँ से टूटी है और ये ऐसे उन्होंने स्क्रू डाला। तो यहाँ पर एक, यहाँ से ये जो इसके अंदर एक गड्ढा होता है इस हड्डी के अंदर, ये रहा, इसमें से बड़ी खून की नली जाती है, इसको आर्टरी फोविया सेंट्रलिस कहते हैं, और वो पूरी खून की सप्लाई इधर करती है, कुछ आर्टरीज इधर से भी जाती हैं। तो जब यहाँ से फ्रैक्चर होता है तो वो सब खून की नलियाँ क्रैक हो जाती हैं और उनमें से ढेर सारा खून निकल के यहाँ हिप जॉइंट में भर जाता है। तो ऐसे केस के अंदर जब नेक ऑफ फीमर का फ्रैक्चर हो तो ये सर्जिकल इमरजेंसी कहलाती है, और ये केस हर हालत में विदिन 1 to 2 आवर ऑपरेट हो जाना चाहिए। इन्होंने ऑपरेट कराया था 3 दिन बाद, कितने दिन बाद ऑपरेट कराया था? 3 दिन बाद ऑपरेट कराया था आपने, तो इसीलिए वही गड़बड़ी हो गई। उसी समय हो जाता तो दिक्कत नहीं आती। तो ऑपरेट तो उन्होंने किया, एक तो वो कोलैप्स कर गया, और ये कोलैप्स कर गया, पूरा कोलैप्स कर गया, ये नेक खत्म हो गई और आर्टरीज की फट गई थी। तो ऐसे केसेज में AVN, एवेस्कुलर नेक्रोसिस, यानी हेड ऑफ द फीमर मर जाता है। इसकी जांच के लिए मुझे एक्सरे देखने पर महसूस हो रहा था कि ये कुछ गड़बड़ तो इसके अंदर है। तो कंफर्म करने के लिए फिर मैंने MRI कराया, और इसकी टांग छोटी है, इसकी कन्फर्मेशन के लिए मैंने CT स्कैनोग्राम, जो टांगों की लंबाई नापता है, जांघों और टांगों की लंबाई नापता, वो कराया। वो दोनों की रिपोर्ट में अभी आपको दिखाता हूँ। जब इस बच्ची का मैंने MRI कराया तो ये MRI 28/10 का MRI है, और आज कितनी तारीख है? 29। आज 28/10 का, ये कल का MRI है 28 अक्टूबर का, और इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ क्लियर कट लिखा है स्टेज 3 सजेस्टिव ऑफ एवेस्कुलर नेक्रोसिस लेफ्ट ऑफ फीमर, स्टेज 3 अकॉर्डिंग टू फिकेट क्लासिफिकेशन। तो ये तो प्रूव हो गया कि ये स्टेज 3 का। ज़रा मार्कर पेन लाइए, ज़रा मार्कर पेन लाइए पीले रंग का, ठीक है। अब इसके अंदर और इसके अंदर ही लिखा हुआ है कि इसकी जो टांग है, इसकी मैंने CT स्कैनोग्राम बायलेटर लोअर लिम्स कराया है। तो ध्यान से देखें, इसके अंदर क्लियर कर लिखा है कि राइट वाली फीमर है, उसका जो लंबाई है वो 42 सेंटीमीटर है, और लेफ्ट वाली की लंबाई 39.8 मतलब 40 सेंटीमीटर है। तो 2 सेंटीमीटर फीमोरल लेंथ छोटी है। फीमोरल लेंथ मैंने, तो फीमोरल लेंथ इसकी 2 सेंटीमीटर छोटी है। 2 सेंटीमीटर का मैंने शू के अंदर कंपनसेशन करा दिया है, तो बिल्कुल सही हुआ है। और मेरे नाप में भी 2 सेंटीमीटर निकल रहा था। अब मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस पर लिखा हुआ है एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ लेफ्ट हेड ऑफ फीमर स्टेज 3। तो इसको ध्यान से देखें, एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ लेफ्ट हेड ऑफ फीमर स्टेज 3। स्टेज 3 के अंदर बचने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। इसके अंदर एक कोड ड्रिलिंग करते हैं। ये जो बोन है, जैसे ये बोन है, ये बोन है, तो क्या ड्रिलिंग करते हैं, एक हम ड्रिल लेते हैं और ड्रिल से ठीक सेंटर में इधर से होल करते हैं, इसके सेंटर तक कोल्ड ड्रिलिंग करते चले जाते हैं, खोखला कर देते हैं इसको, और उसके अंदर खून दौड़ता है। खून दौड़ने से 50% केसेस के अंदर इसकी खून की सप्लाई वापस आ जाती है। और ये मरीज़ का मुकद्दर होता है तो मैं 3 ड्रिल करता हूँ, जैसे कि एक तो यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ।
या एक बड़ी सेंट्रल कोर कर देता हूँ। डिपेंड करता है कि इसकी नेक की मोटाई कितनी है और ड्रिल कितनी मोटी उपलब्ध है। तो सेंट्रल कोर ड्रिलिंग करने से पर उसके बाद हम क्या करते हैं, मरीज को बिस्तर पे आराम कराते हैं, चलने नहीं देते, और हिप के मूवमेंट हम पूरे कराते हैं। वो मूवमेंट कैसे कराते हैं वो मैं समझाऊंगा। एक छोटा सा ऑपरेशन है जो इसके लिए किया जाता है और इसके 50% मरीजों में बढ़िया रिजल्ट आते हैं। मेरे भी 50% मरीजों में रिजल्ट आए हैं। पर मरीज से हम पहले ही लिखवा लेते हैं एफिडेविट कि भाई हम कर रहे हैं ऑपरेशन, ऑपरेशन की सफलता की गारंटी भगवान के ऊपर है। अब क्लास में 100 बच्चे होते हैं, 100 के 100 थोड़ी पास होते हैं, पढ़ते तो सभी हैं, 5-7 बच्चे फेल हो जाते हैं, तो ये कोई गारंटी नहीं है। अगर ये ऑपरेशन फेल हुआ तो क्या करना पड़ता है, फिर आपका टोटल हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। अभी टोटल हिप का तो मेरे पास इम्प्लांट नहीं है, पर उसकी मैं आपको जानकारी दे दूं। ये ऑस्टिन मूर प्रोस्थेसिस है। इस टाइप का एक इम्प्लांट होता है जो यहाँ से नेक काट देते हैं, यहाँ से इस पोर्शन को निकाल के, ये तो नेक तो इसमें है ही नहीं है, हेड ही हेड है, इसको निकाल के फेंक देते हैं और इसमें एक छेद करके इसके अंदर इसको फंसा देते हैं। तो इस तरह से ये हिप चेंज हो जाता है। ओरिजिनल हिप तो और दूसरी तरह का होता है, पर ये काम कर रही है। बुढ़े लोगों का इम्प्लांट है जो 60, 70, 80 साल के हैं, टोटल हिप नहीं करना चाहते, तो टोटल हिप तो 70,000, 80,000 का इम्प्लांट आता है ये पोर्शन, और ये 10,000 का इम्प्लांट आता है। तो इससे काम चल जाता है और आराम से 20 साल तक काम कर देता है। मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस है कि 20 साल 25 साल मरीज अपना वजन नॉर्मल कर दे, हड्डियों की डेंसिटी नॉर्मल कर दे, ऑस्टियोपोरोसिस को कंट्रोल कर दे, तो ये 20 से ऊपर भी चल जाता है। जिन लोगों के मैंने 20 साल पहले किए थे वो अभी तक इसी के सारे चल रहे हैं, क्योंकि वो उस समय इस कंडीशन में आर्थिक रूप से नहीं थे कि वो टोटल हिप करा सकते। और जो 10,000 का ये और 20,000 और 25,000 सज गए तो 30-35 हज़ार रुपये के अंदर एक छोटे नर्सिंग होम के अंदर आधा घंटे में बहुत बढ़िया सर्जरी हो जाती है। तो इसके अंदर अगर ये फेल हो गया तो ये करना पड़ेगा। चूँकि अभी बच्ची को चलने में दर्द नहीं है तो हम इसको जो हमने सू कंपनसेशन कर दिया है, और अब आई बात इसकी, उससे काम चल जाएगा। अब बात आई कि इसकी हम वो कैसे करेंगे, इसकी रेंज ऑफ मूवमेंट कैसे बढ़ाएंगे वो हम बता रहे हैं। अब हम इसको एक्सरसाइज कैसे करानी है वो बता रहे हैं। तो एक जना पेल्विस पकड़ेगा, हाँ हाँ हाँ, एक नीचे हाथ छोड़ दो, पेल्विस को दबा के रखो, हाँ बिल्कुल स्लोली, हाँ बस थोड़ा बस छोड़ो बेटे, हाँ फिर जाने दो, वापस जाने दो, हाँ फिर धीमे धीमे इस एक्सरसाइज कराएंगे। इसके लिए हम पेन किलर देंगे इसको और एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं देंगे, अरेंज करा दी हैं, ठीक है। तो एक तो एक्सरसाइज, दूसरी हिप को, अब हमने टांग पकड़ ली, हिप को फ्लेक्शन करने वाली एक्सरसाइज, फिर नीचे लाने वाली, पूरी टांग सीधी करो, हाँ। अब बेटे अपने आप तेज़ी से एक बार इस घुटने को ठुड्डी से लगाओ, एक बार इसको लगाओ तेज़ी से, हाँ वापस लाओ, अब इसको लगाओ, हाँ ये एक्सरसाइज करो, जितनी करोगे उतना तुमको आराम मिलेगा। करो जल्दी जल्दी करो, तेज़ी से, हाँ ठुड्डी तक ले जाओ, ठुड्डी तक, वेरी गुड, हाँ। ये कोशिश करो कि आपके जब इसको दबाओ, इसको दबाओ, इस वाली टांग को दबाओ, इसके ये सतह, तो जांग है इसकी अगली वाली सतह और तुम्हारा पेट, ये दोनों आपस में मिल जाएं, इस तरह से ये मिल जाए आपस में। अब इसको वापस ले जाओ, अब इसको करो, ये भी मिल जाए। ये एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। अब दूसरी एक्सरसाइज, आप दोनों पैरों को अलग अलग करें, दोनों पैर अलग करें और दूर दूर करें। अब इनको पैरों को अब अंदर की तरफ घुमाएं, ऐसे दोनों घुमाएं और ज़मीन को टच करें, हाँ टच करो, हाँ फिर दूसरी तरफ टच करो, दूसरी तरफ टच करो। तो ये एक्सरसाइज भी करनी है। इधर दबाओ, फिर इधर दबाओ, करो जल्दी जल्दी दोनों को, हाँ हाँ। पंजों को अपनी तरफ खींच के रखें, हाँ ऐसे ऐसे करो, हाँ हाँ करो जल्दी जल्दी। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर हिप के अंदर मूवमेंट हो रहा है, पर अभी पेनफुल नहीं है, स्टिफनेस है। एक्सरसाइज करने से धीमे 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 ये स्टिफनेस कम होगी और ब्लड की, फीमर हेड की ब्लड सप्लाई भी इससे इंक्रीज होती है। अगली एक्सरसाइज, अब अगली एक्सरसाइज के लिए क्या करना है, इसको यहाँ रखो, अब इस टांग को इधर तक लाओ सीधा, फिर दूर तक ले जाओ, करो इस तरह से, हाँ हाँ कर लिया आपने, ठीक। अब उस टांग को इधर ले जाओ, अब इस टांग को करो। देखिए ये आपकी एबडक्टर एडक्टर की एक्सरसाइज हो रही है, इससे भी इसको आराम मिलेगा, ठीक। ये कुछ एक्सरसाइज हम इसको बता रहे हैं। अब एक और एक्सरसाइज है जो कोई भी एक्सरसाइज करेगी, एक्सरसाइज करने के दौरान इसके
जो हड्डी गल गई है उसके ऊपर इसके शरीर का वजन, धड़ का वजन उसके ऊपर नहीं आना चाहिए। अब ये एक एयर बाइक है जो अपने हाथों की ताकत से बेटी चला रही है। ये पूरी ताकत हाथों की है और हिप का मूवमेंट हो रहा है। ध्यान से देखिए, इसके हिप का भी मूवमेंट हो रहा है, लेकिन चूंकि हिप काफ़ी टाइट है तो थोड़ा सा बॉडी पेल्विस भी रोटेट कर रही है इसकी। लेकिन ये बिना घुटने, कूले पर बिना लोड डाले घुटने का मूवमेंट, फ्लेक्शन, सॉरी हिप जॉइंट का मूवमेंट हो रहा है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, और उसके ऊपर शरीर का कोई भी वजन नहीं आ रहा है। इसके एक्सरे के अंदर हमने जब देखा था, पोस्ट ऑप एक्सरे के अंदर इम्प्लांट रिमूवल के बाद, तो ये जॉइंट थोड़ा सा अच्छा नहीं है, ये थोड़ी सी हेजीनेस है, यहाँ जॉइंट स्पेस है, जॉइंट ऐसे होना चाहिए क्लियर, और यहाँ पे भी एकदम ये गड़बड़ दिख रहा है। तो इसको ट्रैक्शन के द्वारा हम जब ट्रैक्शन देते हैं तो यहाँ पर काफ़ी रिलीफ आता है। ये मेरा नी जॉइंट और हिप जॉइंट के अंदर मेरा एक्सपीरियंस है। तो अभी हम इसके अंदर ट्रैक्शन देंगे। ये हमने इसका CT स्कैनोग्राम कराया था, वो देखिए, ये ऊपर हिप जॉइंट दोनों एक ही लेवल पर हैं, दोनों हिप जॉइंट एक ही लेवल पर हैं, और हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो हम देखते हैं कि नी जॉइंट ऊपर नीचे इसके हो गए हैं, और अल्टीमेटली जब हम नीचे और नीचे जाते हैं तो इसका देखेंगे ये एंकल, लेफ़्ट वाला एंकल इससे पहले ख़त्म हो गया है। तो लेफ़्ट वाली टांग छोटी है और राइट वाली बड़ी है। ये CT स्कैनोग्राम यहाँ दूर से दिख रहा है, दोनों का लेवल अलग अलग है। ध्यान से देखिए कि ये एंकल जॉइंट यहाँ ख़त्म होता है, एंकल जॉइंट, तो ये जो डिफरेंस है, इतना डिफरेंस, ये 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। ये ट्रैक्शन लगाने की टेक्निक है, कैसे लगाते हैं ट्रैक्शन, हमने इसके पिता को सिखा दिया है। आपने अच्छी तरह समझ लिया सर? लगा लेंगे आप? ठीक है। तो देखो ट्रैक्शन लगा रहे हैं, मेरे स्टाफ लगा रहा है, ये देखिए जल्दी से ये ट्रैक्शन कैसे लगाया जा रहा है। बच्ची को थोड़ा ऊपर खिसकाना पड़ेगा। थोड़ा ऊपर खिसको बेटे, बस ठीक है। ये ट्रैक्शन किट है, थोड़ा सा नीचे लाओ इसको। यहाँ पे पॉलीथीन लगाई जाती है, इससे फ्रिक्शन कम से कम हो जाए। पॉलीथीन लगा दी, दोनों पैरों को पास कर दिया, इस बेल्ट के द्वारा दोनों पास लिया, इससे अलाइनमेंट ठीक रहे। अब चूँकि ये वाली टांग छोटी है, हिप जॉइंट के अंदर गड़बड़ी है, तो इधर हमने 10 किलो का ट्रैक्शन दिया और इस पर इधर हमने 2 किलो का ट्रैक्शन दिया। तो अनइवन ट्रैक्शन देते हैं। ऐसा करने से इस टांग पर थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ता है, तो वो जॉइंट है, वो जॉइंट का जो स्पेस है वो थोड़ा खुल जाता है। ऐसा मैंने नी जॉइंट के अंदर भी देखा है और हिप जॉइंट के अंदर भी, और जो वहाँ मांसपेशियाँ स्टिफ हो रही हैं वो भी थोड़ी रिलैक्स हो जाती हैं। तो करीब करीब आधा घंटे के अंदर यहाँ थोड़ा सा हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है, और बच्चे आधा घंटे से ज़्यादा टॉयलेट नहीं कर पाते, तो आधा घंटे बाद निकाल दीजिए, और ऐसा दिन में 3-4 बार करिए। फिर इसके करने के बाद फिर एक्सरसाइज कराइए। जब एक्सरसाइज कराएं, चूँकि यहाँ की मांसपेशियाँ टाइट हैं, तो गर्म पानी की तौलिया से इसको सेक दें, ठीक है ना, या एक बाथ टब ले लें, टब, उसके अंदर बच्ची को यहाँ तक डुबा के बैठा दें, तो पूरे अंदर तक गर्मी पहुँच जाएगी। उसके बाद एक्सरसाइज कराएं, ठीक है। तो बाथ टब परचेज कर लीजिएगा आप। तो ये रहा एक ट्रैक्शन का भी तरीका। अब एक चीज़ आती है, इसके लिए ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए, क्योंकि हेड मर चुका है लगभग 75%, तो इसकी ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए हम स्पायरोमीटर कराते हैं, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि ये जो बॉल्स हैं, इनका सेंटर पॉइंट और इनकी आँख की पुतली का सेंटर पॉइंट, ये दोनों एक लेवल पे होना चाहिए। ये देखिए दोनों एक लेवल पे आ गए हैं, ये दोनों एक लेवल पे आ गए हैं। अब अब इसको इस लेवल पे लाने के लिए हमने 2 अलग से बॉक्स यूज़ किए हैं, यानी इसको ऊंचा उठाने के लिए। तो नीचे कोई इतना बड़ा एक डब्बा रख लें और एक हाथ से इसको पकड़ें और 2 उंगलियों से 2 उंगलियों से पकड़ें, होठों के अंदर दबाएं और पूरी ताकत लगा के अपनी तरफ खींचें। अपनी तीनों बॉल एक साथ ऊपर उठ जाएंगी, फिर उनको रोके रखना है, अधिकतम टाइम तक रोके रखना है, और जब छोड़ना है तो एक साथ छोड़ना है। यस, ऐसे 10 बार करना है। फिर दोबारा उठाइए, यस, तीनों बॉल एक साथ, एक एक करके नहीं, एक तीनों बॉल एक साथ रोके रखिए, और मनी के लिए 1 2 3 4 5 ऐसे। तो पहली बार 10 बार करेंगे, हाँ, रोके रखिए इसको,
हाँ ठीक, ऐसे 10 बार करेंगे। फिर उल्टा कर लीजिए इसको, उल्टा करिए ऐसे, फिर पकड़िए हाथ से, फिर पकड़िए। अब अपने अंदर सांस नीचे से ही पकड़िए, अपने अंदर सांस भर लीजिए, अपने अंदर फेफड़ों में सांस भर लीजिए। हाँ सांस भर ली। अब तेज़ी से इसके अंदर फूंक मारिए। इसमें 2 बॉल जाएंगी सर, देखिए 2 बॉल गई, और 2 बॉल को रोके रखना है। 2 बॉल गई, रोके रखिए, ठीक है। एक साथ छोड़िए, फिर 2 बॉल गई, फिर एक साथ छोड़िए, ठीक। ऐसे 10 बार करना है, ठीक। ये 10-10 बार थक जाए फिर उल्टा कर लीजिए, थक गए तो फिर उल्टा कर लीजिए, फिर अपनी तरफ सांस खींचिए। हाँ अपनी तरफ सांस खींचिए ना, अपनी तरफ, अपनी तरफ, अपनी तरफ सांस खींचिए, अपनी तरफ सांस खींच। हाँ ये फूंक, हाँ ठीक, ये सही किया। हाँ रोकिए, फिर खींचिए। नो, तीसरी बॉल भी जानी चाहिए। हाँ थक गए आप, तो ये धीमे धीमे पावर डेवलप होती जाएगी। ये बिटिया के पिता हैं, तो ये इनको मैंने समझा दिया। बिटिया भी कुछ नहीं कर पा रही है, तो 16 किलो अंडर वेट है, उसमें सांस खींचने की क्षमता नहीं है, तो पिता को सिखा दिया है, पिता घर पे बच्ची से करवाएंगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। स्पायरोमीटर हार्ट की सभी सर्जरी के बाद, लंग की सभी सर्जरी के बाद पूरी दुनिया के हर हॉस्पिटल में इसको कराया जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन सप्लाई बढ़े और हार्ट और लंग के ऑपरेशन का बढ़िया रिजल्ट आए। तो ये वहाँ से मैंने अर्थराइटिस के केसेस के अंदर, एवीएन के केसेस में इसको लिया है, और मेरे मरीजों में जो इसको करते हैं बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। कुछ लोग आलोचना कर सकते हैं ट्रैक्शन की, कुछ लोग आलोचना कर सकते हैं स्पायरोमीटर की, पर इनका मेरे अपने 40 साल के मेडिकल कैरियर के अंदर बहुत 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 अच्छा रोल है, और किसी की आलोचना करने से मैं इन चीज़ों को नहीं छोड़ूंगा। कोरोना के लिए वैक्सीन आई नहीं है, रेमडेसिविर मान्यता प्राप्त नहीं है, क्लोरोक्विन मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर मरीजों के बचने की संख्या सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हमारा आयुष काढ़ा काम कर रहा है। हल्दी काम करती है, तुलसी काम करती है, अश्वगंधा काम करता है, गिलोय काम करती है। इसके पूरे प्रमाण है, और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने इसको प्रामाणिकता दी है। तो आप कहीं ये काम नहीं करता, मैं नहीं मानूंगा, मैं मानता हूँ। नहीं मानते तो कार्डियक और लंग सर्जरी के बाद क्यों इसको यूज करते हैं? यस, आपका वहाँ रोल है, मेरा यहाँ रोल है। और ऑक्सीजन, जब गंभीर मरीज होता है तो हम बचाने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं। जब वहाँ ऑक्सीजन से मरीज की जान बचती है, तो मेरा तो कूला मरा हुआ है, मैं इससे जान बचाऊँगा। और ये फ्री का इंस्ट्रूमेंट है, इसकी कीमत कोई नहीं है, और जब इसको करेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। तो ये था एवीएन का इलाज फिलहाल इस बच्ची के अंदर। फिर जैसे जैसे हम 1-1 साल के बाद इसके MRI कराएंगे, कंडीशन देखेंगे, और चाहेंगे कि इसका ऑपरेशन एक कोर ड्रिलिंग हम कर लेंगे, और जूते का सोल लगा ही दिया है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी तो इसकी मैं लेफ्ट फीमर की लंबाई 2 सेंटीमीटर इलिजारोव सर्जरी से मैं बढ़ा दूंगा। उसका मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, और मैं 5000 ऑपरेशन फीमर और टिबिया लेंथनिंग के कर चुका हूँ। मैं कॉस्मेटिक लेंथनिंग भी करता हूँ। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74 सरता विहार, न्यू दिल्ली। मोबाइल 9810124433, लैंडलाइन 01142430066। मैं फोर्टिस सी डॉक हॉस्पिटल के अंदर बड़ी सर्जरी और नी जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरी करता हूं, जो नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली के अंदर है।